पहला सवाल कि टीएमसी के अंदर चल क्या रहा है। तो चुनाव हारने के बाद टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज बीजेपी नहीं है, बल्कि अपनी ही पार्टी को संभाल कर रखने की दिखाई पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई उसने यह साफ कर दिया कि चुनावी हार का असर सिर्फ विधानसभा की सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर महसूस किया जा रहा है। सबसे बड़ा झटका टीएमसी को तब लगा जब 1998 में टीएमसी बनने के समय से ममता बनर्जी के साथ रही सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया। अब काकोली का इस्तीफा इसलिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा क्योंकि वो टीएमसी के शुरुआती दौर से ममता बनर्जी के बड़े पुराने और भरोसेमंद चेहरों में रही है। इस्तीफों के साथ उन्होंने चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक की भूमिका पर सवाल उठाए, जिसने पार्टी के भीतर चल रही बहस को नई हवा दी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वो पार्टी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस्तीफा दिया है। उनके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन, प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती, पूर्व विधायक राज चक्रवर्ती, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने जिम्मेदारियों से दूरियां बनाई हैं। इसी दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन को लेकर फर्जी हस्ताक्षरों का विवाद भी सामने आया। 2 विधायक ऐसे थे जिन्होंने आरोप लगाया कि बिना उनकी इजाजत के उनके हस्ताक्षर दिखा दिए गए। यह मामला इतना बढ़ गया कि ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से बाहर कर दिया गया और पूरे विवाद की जांच सीआईडी तक पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जो पार्टी की बैठक बुलाई थी उसमें 60 में से कहा जा रहा है करीब 20 विधायक ही पहुंचे और यहां पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। अब अगर इन सभी घटनाओं को आप अलग अलग देखेंगे तो शायद आपको ये बड़ी नॉर्मल सी लग रही है, लेकिन अगर आप इन सारी कड़ियों को जोड़ेंगे और एक क्रोनोलॉजी के तौर पर देखेंगे तो आपको यह संकेत मिलेगा कि पार्टी के भीतर सब कुछ पहले जैसा नहीं है। यही वजह है कि आज ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चिंता अब बीजेपी से लड़ना ज्यादा अपनी पार्टी को एकजुट बनाए रखना है। और यहीं से वो सवाल कि क्या टीएमसी टूट सकती है, यह सवाल खड़ा होता है, क्योंकि किसी भी पार्टी में नाराजगी होना एक बात है, लेकिन पार्टी टूटने की चर्चा शुरू हो जाना यह बहुत अलग बात है। और पिछले कुछ दिनों में बंगाल की राजनीति में चर्चा सुनाई पड़ी है कि 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा जो विरोधी नेता है वो कर रहे हैं और वो खुद को असली टीएमसी बताने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा स्पीकर से मुलाकात, विधायकों के समर्थन को लेकर किए गए दावों ने इन अटकलों को हवा दे दी है। राजनीतिक गलियारों में यहां तक चर्चा हो रही है कि बड़ी संख्या में सांसद और विधायक पाला बदल सकते हैं। हालांकि इन दावों की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। जिन नेताओं के नाम इस पूरे विवाद में सामने आए उन्होंने इसे पूरी तरह खारिज किया। इसी बीच अभिषेक बनर्जी को लेकर भी सवाल उठे। पार्टी के विरोधी उन पर परिवारवाद और कॉर्पोरेट प्रभाव बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। और इन्हीं सबके बीच लोगों के जहन में महाराष्ट्र चल रहा है, जहां शिवसेना और एनसीपी में भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। ऐसे ही बयानबाजी, ऐसे ही नाराजगी और बाद में पूरी पार्टी का स्वरूप बदल गया, सिंबल तक चला गया। यही वजह है कि टीएमसी को लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें सिर्फ अफवाह कहकर नजरअंदाज करना यह शायद थोड़ी बेईमानी हो जाएगी। हालांकि अब तक किसी बड़े नेता ने अलग से पार्टी बनाने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से हार हुई, जिस तरह से नेताओं के इस्तीफे हुए, जो संगठन के अंदर विवाद चल रहा, विधायकों को लेकर जो बातें चल रही, वो ये संकेत दे रही है कि टीएमसी एक कठिन दौर से और इन सब के बीच बीजेपी भी शायद मौके की ताक में होगी कि जैसे तैसे टीएमसी को बंगाल से खत्म कर दे, क्योंकि टीएमसी खत्म होने के बाद बीजेपी अगले कई सालों तक बंगाल में अपना राज कायम कर सकती है और सेंट्रल की पॉलिटिक्स में भी उसे ममता जैसी कद्दावर नेता का विरोध नहीं सहना पड़ेगा। हालांकि क्या ममता हार मान लेंगी? नहीं, ममता इससे लड़ेंगी। अब सवाल है कि ममता बनर्जी इस संकट से निपटने के लिए कर क्या रही है। तो अगर टीएमसी के भीतर बगावत और टूट की चर्चा है तो ममता बनर्जी भी खामोश नहीं बैठी है। ममता के बारे में हम सब जानते हैं, ना वो टायर्ड है ना रिटायर्ड है। चुनाव हारने के बाद साफ किया कि पीछे हटने वाली नहीं। पिछले कुछ दिनों में पूरी कोशिश रही कि पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाए कि लड़ाई खत्म नहीं हुई। 2 जून को कोलकाता के धर्मतला इलाके में ममता खुद सड़क पर उतरी, विरोध प्रदर्शन किया। मंच और माइक की इजाजत नहीं मिली तो मेगाफोन लेकर समर्थकों को संबोधित किया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा रही कि प्रदर्शन में पार्टी की अपेक्षा के मुताबिक भीड़ नहीं पहुंची और वहां सिर्फ कुछ सांसद और गिने चुने विधायक दिखाई पड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके बावजूद ममता का मकसद ताकत का प्रदर्शन करने ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना था कि वो मैदान नहीं छोड़े, जिसको जाना जाए वो लड़ेगी। और इसी दौरान चुनाव परिणाम को लेकर सवाल उठाए, कहा कि निष्पक्ष नहीं थे। टीएमसी लगातार ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही है, कह रही है जनादेश को प्रभावित किया गया। दूसरी तरफ ममता यह आरोप लगा रही कि उनके नेताओं और विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा ताकि टीएमसी को कमजोर किया सके। यही वजह है कि पार्टी के भीतर टूट की चर्चाओं को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज करने की कोशिश कर रही। लेकिन ममता की लड़ाई अब सिर्फ बंगाल तक नहीं है। चुनावी हार के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं के समर्थन का जिक्र किया, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो शायद थोड़ा संकोच कर रहा है।
ममता जानती हैं कि ऐसे समय में संगठन संभालना काफी नहीं है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। इस वक्त जितने ममता मजबूत नजर आएंगे उतने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि ममता जब अपने पीक पर थी तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोटा दिखाया था। क्या वो इंडिया गठबंधन के नेता ममता के साथ वैसी मजबूती से खड़े होंगे? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी का अनुभव, राजनीतिक पकड़, आक्रामक शैली इस संकट को संभाल पाएगी या फिर उनकी उम्र आड़े आएगी और आगे आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल का इतिहास फिर से दोहराएगा। हाँ, वही इतिहास जो कहता है कि बंगाल में हारने वाली पार्टियां वापस नहीं लौटती। देखिए, टीएमसी के भविष्य को लेकर चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं है कि पार्टी हारी है, बंगाल का इतिहास भी है। यहां हार की सबसे बड़ी वजह चुनाव हारना नहीं होती, बल्कि उसके बाद पार्टी को बचाए रखना। बंगाल में हार का मतलब सिर्फ कुर्सी खोना नहीं होता, हार का मतलब होता है धीरे धीरे पार्टी के स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और समर्थक नई सत्ता की तरफ देखते हैं। कांग्रेस के साथ भी यही हुआ था। एक समय बंगाल की राजनीति पर कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन सत्ता गई तो फिर पुरानी ताकत कभी नहीं पाई। सीपीएम के साथ भी यही हुआ। 34 सालों तक राज किया, अजय मानी जा रही थी, लेकिन 2011 में सत्ता गई और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में केवल नाम मात्र की ओर रह गई। और अब यही सवाल ममता बनर्जी को लेकर उठ रहा है कि क्या ये उनके साथ भी होगा? क्योंकि बंगाल की राजनीति का हिसाब किताब अलग है। यहां चुनाव सिर्फ नेताओं के दम पर नहीं लड़े जाते। हर गांव, हर मोहल्ले, हर बूथ पर पार्टी का लोकल नेटवर्क काम करता है। जब सत्ता बदलती है तो यही नेटवर्क धीरे धीरे नई ताकत की तरफ खिसक जाता है। 2011 में टीएमसी ने सीपीएम के कई मजबूत गढ़ों और उसके संगठन पर कब्जा जमाया था। अब यही प्रक्रिया बीजेपी भी शुरू कर रही है। राजनीतिक रिपोर्टों में चर्चा है कि कई इलाकों में टीएमसी के स्थानीय कार्यकर्ता, प्रभावशाली चेहरे बीजेपी के साथ जा रहे हैं। अगर यह रुझान बढ़ता है तो टीएमसी के लिए सबसे बड़ा खतरा हार नहीं, संगठन का कमजोर होना होगा। क्योंकि बंगाल में सिर्फ सड़क, बिजली, पानी पर चुनाव नहीं लड़े जाते, यहां पर पहचान, भावनाएं और राजनीतिक नैरेटिव भी वोट तय करते हैं। ममता बनर्जी ने लंबे समय तक बंगाली अस्मिता को ताकत बनाया, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठे हो, विकास के नाम पर इकट्ठे हो। अगर वोटरों का एक बड़ा वर्ग इस नैरेटिव की तरफ खिसक गया तो टीएमसी के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। और यही वजह है कि बंगाल में हार के बाद सबसे पहले वोट बैंक नहीं, भरोसा खिसकता है। जब भरोसा खिसकने लगे तो संगठन भी ज्यादा टिक नहीं पाता। अगले विधानसभा चुनाव तक ममता बनर्जी 76 साल की हो जाएंगी। ऐसे में टीएमसी के सामने सिर्फ संगठन बचाने की नहीं बल्कि नेतृत्व की भी चुनौती होगी। और यही वजह है कि आज टीएमसी के सामने सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ विपक्ष की नहीं बल्कि खुद को साबित करने की है, अभिषेक बनर्जी को साबित करने की है। क्या अभिषेक बनर्जी को वो समर्थन मिलेगा जो ममता को मिला? और ये बड़ा सवाल, क्योंकि इतिहास टीएमसी के खिलाफ दिखाई देता है, लेकिन राजनीति सिर्फ इतिहास से नहीं चलती। अगर ऐसा होता तो ममता बनर्जी कभी 34 साल पुरानी सीपीएम सरकार को हरा नहीं पाती। आज भी टीएमसी के पास ममता का मजबूत चेहरा है, लेकिन असली सवाल कि क्या पार्टी एकजुट रहेगी? क्योंकि किसी भी पार्टी की वापसी चुनाव के दिन नहीं, चुनाव हारने के बाद शुरू होती है। टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ममता बनर्जी आज भी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नेताओं में से है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भी वही है जो हमने कहा, 76 साल की वो हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या अभिषेक बनर्जी की स्वीकार्यता वही है जो ममता बनर्जी की है? क्या अभिषेक बनर्जी का संघर्ष वही है? क्योंकि ममता बनर्जी वॉज नॉट बॉर्न एज प्रिंसेस, लेकिन अभिषेक बनर्जी वो प्रिंस की तरह बड़े हुए हैं। और प्रिंस की तरह बड़े होने में डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसीलिए सवाल है, क्या अभिषेक टीएमसी को उस तरह साथ जोड़ पाएंगे जैसा ममता ने जोड़ा था? दूसरी तरफ बीजेपी के लिए रास्ता उतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। सरकार बनाना एक बात, लेकिन बंगाल जैसे राज्य को लंबे समय तक पकड़े रखना ये दूसरी बात है। सत्ता में आने के बाद उम्मीदें बढ़ती हैं, हर फैसले के साथ परीक्षा होती है। इसी वजह से टीएमसी को खत्म मानना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई बार एक विषय भी पूरा मामला पलट देता है। एक विषय भी। हालांकि ये उम्मीद कांग्रेस को भी थी, सीपीएम को भी थी, लेकिन दोनों को मौका नहीं मिला। लेकिन ममता बनर्जी वो एक फाइटर है और वो जानती है कि एक मौका उनकी वापसी करवा सकता है। क्या वो मौका बीजेपी देगी या उस मौके के पहले ही टीएमसी खत्म हो जाएगी? क्या ममता सबको गलत साबित करेंगी या इतिहास दोहराएगा? अगले आने वाले कुछ महीने बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल जो हमने शुरू में पूछा कि क्या टीएमसी का अंत है, शुरू हो गया है, इसका जवाब हां या ना में देना बहुत मुश्किल है। इतना जरूर है कि 1998 में पार्टी बनने के बाद शायद पहली बार टीएमसी खुद को इतने बड़े राजनीतिक संकट के बीच खड़ी पाती है। एक तरफ चुनावी हार है, दूसरी तरफ नेताओं की नाराजगी, संगठन के भीतर उठ रहे सवाल, बगावत की चर्चा, भविष्य के नेतृत्व को लेकर बढ़ती अनिश्चितता। यही वजह है कि आज चर्चा सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं बल्कि पूरी टीएमसी की हो रही है। इस पूरी कहानी में 3 सवाल बड़े हैं। पहला, क्या टीएमसी चुनावी हार के बाद भी नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं को साथ रख पाएगी? दूसरा, क्या अभिषेक बनर्जी की स्वीकार्यता वैसी होगी जैसे ममता को लेकर 3 दशकों से रही? और तीसरा, क्या बंगाल हिस्ट्री रिपीट करेगा जो कांग्रेस और सीपीएम के साथ हुआ?
हालांकि इन सब के बीच में ममता बनर्जी को पॉलिटिक्स से इतनी आसानी से बाहर नहीं लिखा जा सकता, इसे सबको स्वीकार करना होगा। क्योंकि ममता वो नेता है जिसने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाई, 34 साल पुरानी सीपीएम सरकार को सत्ता से बाहर किया, कई बार अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर लगाए गए अनुमानों को गलत साबित किया। जेपी और मोरारजी देसाई के समय से लड़ती झगड़ती और जीतती हुई आ रही है, तो ऐसे में उनको एक हार के बाद खत्म मान लेना ये जल्दबाजी होगी। राजनीति में कई बार सबसे खतरनाक स्थिति हार नहीं होती, बल्कि हार के बाद पार्टी का बिखर जाना होता है। और इसीलिए शायद अब टीएमसी की असली परीक्षा शुरू हुई है। अब शायद इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू हुआ है, क्योंकि आने वाले महीनों में यह नहीं तय होगा कि टीएमसी कितनी मजबूत है, बल्कि यह तय होगा क्या बंगाल एक नए दौर में गया है, क्या कांग्रेस और सीपीएम के बाद अब टीएमसी का भी वही हाल होगा। इसीलिए इंतजार कीजिए अगले कुछ महीने और ये देखिए कि क्या टीएमसी चुनाव हारी थी या अपने अंत की तरफ बढ़ी है। क्या ममता बनर्जी फिर से एक बार हिस्ट्री को रिपीट करेंगी या हिस्ट्री को बदल देंगी। अगले कुछ महीने बंगाल से लेकर देश की राजनीति के लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इन महत्वपूर्ण घटनाओं में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस समेत जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो ममता कैसे देखती हैं। क्या वो ममता के साथ आती हैं, क्योंकि कांग्रेस जब सबको एकजुट कर रही थी तब ममता तीसरे फ्रंट की तरफ जा रही थी। अब ममता जब एकजुट होना चाहती हैं तो क्या वो यूपीए वाला हिस्सा यहां पर आएगा या फिर इनसे अलग होकर ममता की जगह अपने आप को रिप्लेसमेंट के तौर पर बंगाल में एक अल्टरनेटिव देना चाहेगा। लड़ाई 3 मोर्चों पर है, पहली बीजेपी से, दूसरी टीएमसी वर्सेस टीएमसी और तीसरी कहानी टीएमसी वर्सेस सीपीएम प्लस कांग्रेस, जहां पर सीपीएम और कांग्रेस अपने आप को टीएमसी के अल्टरनेटिव के तौर पर बंगाल में देना चाहेंगे। क्या होगा अगले कुछ महीनों पर नजर रखते हैं। फिलहाल इस कहानी को आप कैसे देखते हैं, इस विश्लेषण को आप कैसे समझते हैं और आपकी इस पर क्या राय है, उसका इंतजार हम कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं।